बीए पार्ट सेकेंड जो कि पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है, इसमें आज हम इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ेंगे कि भारत में किस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय होता है, कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस में फूट पड़ती है, उदारवाद और उग्रवाद के जो धड़े हैं उनके क्या इम्पैक्ट आते हैं इंडियन पॉलिटी पे और इंडिपेंडेंस के मूवमेंट पे, और इससे आगे इसके साथ ही एक चीज़ कोलैटरल चलती है, वो है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो कि अंग्रेजों के भारत में शासन की स्थापना के साथ ही आरंभ हो जाता है। और उसकी अंतिम परिणति जो है वो आप देखते हैं, एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, वो बनता है। और आप समझ ही गए होंगे कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड का मीनिंग है एक कि हमने उसे 26 नवंबर 1949 को तैयार कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को हमने इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। तो आप मेरा अर्थ समझ गए होंगे। मैं भारत के संविधान के विकास और उसके निर्माण के बारे में बात कर रहा हूं। भारतीय राज्य व्यवस्था में जो मेन कंपोनेंट है वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सैलिएंट फीचर्स, प्रमुख विशेषताएं, और फिर उसके बाद है आपके विशेषता मूल अधिकार भाग 3, नीति निर्देशक तत्व भाग 4, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके मेन टॉपिक्स हैं जो भारत के संविधान की मूल विशेषता। और उससे भी पहले एक चीज जिसके बारे में चर्चा होती है वो है प्रेम्बल, प्रस्तावना। प्रस्तावना को आप हिंदी में उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। इन टॉपिक्स के बाद इस बुक में अपने सिलेबस में सीएम और उसकी एग्जीक्यूटिव, पीएम और उसकी एग्जीक्यूटिव, उसका कैबिनेट, और फेडरल या यूनियन एग्जीक्यूटिव में ही एक चीज है हमारे प्रेसिडेंट, और इसी में अपन एक्सटेंड करें तो जिन 3 चीजों से मिलकर हमारी संसद बनती है उसमें एक चीज है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों को मिलाकर ही हम मूलभूत रूप से संसद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोनों सदनों के द्वारा पारित बिल पे अंतिम हस्ताक्षर भारत के राष्ट्रपति के होते हैं और भारत का प्रधानमंत्री भी इसी का भाग है। तो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव, सेम ये चीज द्विसदनीय विधानमंडल कुछ ही जगह पर है, यूनिकैपिटल है, तो उसके प्रमुख के रूप में गवर्नर और वास्तविक शासक के रूप में राज्यों के मुख्यमंत्री। इसके अलावा जो आप इस बुक में पढ़ेंगे वो है इलेक्शन रिफॉर्म्स। फिर साथ में कुछ इश्यूज हैं जैसे कि सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र और राज्य संबंध हैं, उनमें कन्फ्लिक्शंस आती है क्योंकि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का
विभेदीकरण किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, और उसमें कुछ विषय संघ सूची में हैं, कुछ विषय राज्य सूची में हैं, और इन दोनों के लिए जो विषय रख दिए गए हैं वो समवर्ती सूची में है। तो इसके कारण बहुत से सेंट्रल और स्टेट के कंफ्यूजन्स अराइज होते हैं, और इन्हीं के संदर्भ में फिर जरूरत पड़ती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कौन करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करने का जो पावर है वो है जुडिशरी को। भारत में भी एकहरी न्यायपालिका के सिद्धांत को अपनाया गया है, और इसीलिए संपूर्ण भारत की एक जुडिशरी का अपेक्स लेवल पे जो बॉडी है उसको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। और उसके बाद फिर अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट्स हैं, कुछ राज्यों के संयुक्त रूप से हाई कोर्ट्स हैं, और इनके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज, और उनके नीचे फिर इन्हीं के पार्ट में कनिष्ठ न्यायाधीश, और ये हायरार्की है। फिर इसी में न्यायपालिका में दो बड़े मुद्दे आते हैं। सबसे बड़ी चीज आती है जुडिशियल रिव्यू की, क्योंकि संसद जो कानून बनाती है या राज्य विधानसभाएं या विधानमंडल विधान परिषदें जिस तरीके से कानून का निर्माण करती है, मान लीजिए उन्होंने संघ के विषय पे कानून बना दिया तो उसको अपास्त करने का अधिकार जुडिशियल रिव्यू के तहत जुडिशरी को प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन एक और टर्म है जो आपने 12th में या फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि शासन के 3 पिलर्स होते हैं, वो आप अच्छे से जानते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप समझ गए होंगे विधायिका कार्यपालिका में जैसे भारत की अपेक्स एग्जीक्यूटिव भारत का राष्ट्रपति, विधायिका यानी कि संसद, और न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अब जब संसद और कार्यपालिका अपने कार्यों को करने में लोक अपेक्षाओं के मुताबिक खरी नहीं उतरती है, तो इनकी इस शक्ति को एक तरीके से भारत में न्यायपालिका ने एनक्रोच करके लोक अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की, उस वैक्यूम को भरने की कोशिश की। तो उसके कारण एक कॉन्सेप्ट आता है जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। जस्टिस पीएन भगवती इसके मेन प्रेरक हैं। इसके अलावा इसमें आपके जो लास्ट यूनिट है उसमें हम अध्ययन करेंगे कि राष्ट्र निर्माण के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर अ स्ट्रॉन्ग इंडिया। किस तरह के चैलेंजेस हैं जिसमें आप देखिए, क्योंकि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल और हम पे जो जिस तरह के रूल्स अंग्रेजों ने लागू किए और जिस तरह की डिप्लोमेसी से उन्होंने हमको कंट्रोल किया, गवर्न किया, तो डिवाइड एंड रूल, इस नीति के कारण भारत में सांप्रदायिकता एक बड़ा खतरा है आज भी। इसके अलावा आप देखते हैं रीजनलिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। भाषावाद है, आतंकवाद है, नक्सलवाद है, ये कुछ प्रमुख चैलेंजेस हैं। एक आधा टॉपिक इसमें आपके लास्ट यूनिट में धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म का भी है। तो इस तरीके से भारतीय राज व्यवस्था के इस प्रश्न पत्र में हम आधुनिक भारत
के उदय से लेके और अब तक की वर्तमान परिस्थितियां हैं उसको इतिहास नहीं कहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के टाइम की फेजेस और इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट है उसको राइज, डेवलपमेंट और फिर उसकी परिणति, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन और फिर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं और जो बॉडीज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनके बारे में और इंडियन पॉलिटी के समक्ष जो चैलेंजेस हैं इंटीग्रेशन के, उनके बारे में इस पेपर में हम अध्ययन